ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन रेसिडेंट है, कौन रेसिडेंट नहीं है। जब तक हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं जानेंगे किसी भी एसएससी का, तब तक हम लोग ढंग से उसका टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसका रीज़न है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिफर करती है। अगर कोई कंपनी रेसिडेंट है उसके लिए अलग टैक्सेबिलिटी है, अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है तो अलग टैक्सेबिलिटी है, अगर कोई इंडिविजुअल एसएससी रेसिडेंट है उसके लिए अलग टैक्सेबिलिटी है, उनके लिए अलग स्लैब रेट्स है, और जो नॉन रेसिडेंट है उनके लिए अलग स्लैब रेट्स। कुछ ऐसे डिडक्शन है जिसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता है। सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। क्या बोलता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्ट वेदर अ पर्टिकुलर इनकम शैल बी टैक्स्ड और नॉट डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच प्रीवियस ईयर। दो चीज। और तीसरी चीज, सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। अ पर्सन मे बी एन इंडियन सिटीजन but still a non-resident for the purposes of income tax act. On the other hand, a person may be a foreign citizen but still a resident of India for the purposes of income tax act. A person can be resident in more than one country. बात हमारी क्या आई? आपको मैंने क्या बोला? हम देखने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस कि कोई भी इंडिविजुअल हो, एसएससी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। हम लोगों को क्या देखना है? एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? सेक्शन 6 में डिफाइंड है। सेक्शन 6 में कैसे डिफाइंड है वो सुनिए। ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करता है। इसमें क्या बोला गया? हम लोग डिटरमाइन करते हैं क्या? डिटरमिनेशन ऑफ द फैक्ट वेदर अ पर्सन इज रेसिडेंट और नॉट। आप किसी भी कंट्री के लिए रेसिडेंट हो या नहीं हो। अब बात आती है कंफ्यूजन एक चीज की, क्या क्या आप रेसिडेंट हो या सिटीजन हो? क्या ये दोनों चीज सेम है या अलग है? अगर सेम है तो किस हद तक, अगर डिफरेंट है तो कहां तक? हमें ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोग क्लियर बता दूं, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस बोथ आर डिफरेंट, कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक्स। ए पर्सन मे बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट स्टिल नॉन रेसिडेंट। आप इंडिया के लिए सिटीजन तो हो, इंडिया का सिटीजनशिप हो सिटीजन हो, लेकिन स्टिल नॉन रेसिडेंट हो। आगे देखूंगा मैं कि कैसे आप सिटीजन हो फिर भी नॉन रेसिडेंट हो। उसके लिए हमें ये जानने की क्या जरूरत है? पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी व्यक्ति का कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो सेक्शन 6 में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 6 को फर्दर हम लोग 5 सब हेड में डिवीजन करके रखे। सेक्शन 6(1) सब सेक्शन 6(2), 6(3), 6(4) और 6(2) में दो हेड है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म एओपी बीओआई। चलो देखते हैं एक पल के लिए कि हम लोग कैसे कैसे सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। ये आपका सेक्शन 6। सबसे पहले ये सेक्शन लिख रहा हूं मैं, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में किसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग जानते हैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑफ एन इंडिविजुअल। सेक्शन 6(2) क्या कहता है आपका, बताओ। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? फिर आती है हमारी बात सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 की। इसमें हम लोग दो हेड बनाते हैं। सेक्शन 6(2) में एक एचयूएफ की, और अदर देन एचयूएफ कौन सा आ जाएगा? एओपी, फर्म, बीओआई। ठीक है, इनकी सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 क्या कहता है आपका?
रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज, कोई कंपनी रेसिडेंट है किसी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए या नहीं है, ये हम लोग चेक करते हैं। और हमारे पास लास्ट में बच जाता है क्या, इनके अलावा। ठीक है, तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन्स। चलिए इन चारों को हम लोगों को देखना है। 5 है ना? हाँ है तो 5, लेकिन सब सेक्शन तो 4 ही है ना, बस मैंने बोला हेड 5 है, 4 ही सेक्शन है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, फर्स्ट सेक्शन में हम लोग किस सब सेक्शन में किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल की। सेकंड में एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई। सबसेक्शन 3 में हम लोग बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज की। और फोर्थ सेक्शन में हम लोग बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन्स। इनके अलावा, इन 4 के अलावा किसी और का अगर बात करना है हमें, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में उसके लिए हमें कंडीशन दिया गया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट है तो या वो रेसिडेंशियल के लिए, इंडिया के लिए मान लो आप रेसिडेंट हो, तो उसमें एक कंडीशन है क्या, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, उसके लिए भी कंडीशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को डिटरमाइन करते हैं। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 किसके साथ पढ़ा जाता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के साथ, इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोगों को पता लगता है रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? चलो अब हमारी बात सुनो यार, मैंने क्या बोला, रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों ही अलग चीजें हैं, दोनों को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग एक्ट बने हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है, और सिटीजनशिप एक्ट हमारा इनकम टैक्स एक्ट गवर्न नहीं करता है, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है, दूसरे एक्ट गवर्न करते हैं उसे। तो हम लोगों को सिटीजनशिप से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप सिटीजन हो तो जरूरी नहीं कि आप रेसिडेंट ही होगे, अगर आप आप अगर सिटीजन नहीं हो तो जरूरी नहीं कि आप नॉन रेसिडेंट भी होगे, हो सकता है आप सिटीजन भी रहो। अब बात हमारी आगे सुनो, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और जब हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 6 ए को मिला करके पढ़ते हैं, साथ देखेंगे हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को डिटरमाइन करने के लिए। जनरल रूल क्या कहता है, एन इंडिविजुअल इज कंसीडर्ड टू बी रेसिडेंट इफ ही और शी फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। भाई कंडीशंस क्या है, जनरल रूल कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हो और आपने इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल किया तो आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे क्या कहता है कि कंडीशन क्या है, हमें कंडीशन लगा दिया कि भैया अगर कंडीशन फुलफिल करोगे आप रेसिडेंट कहलाओगे, अन्यथा नहीं कहलाओगे। तो चलो देखते हैं हम रेसिडेंट कैसे कहलाएंगे। अगर ही और शी स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मान लीजिए आपका असेसमेंट कब हो रहा है, मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर अभी 22-23 है, ठीक है, और 22-23 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, और 22-23 का असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, नेक्स्ट ईयर 23-24, पता है ना। अरे भैया ये साल गुजर जाएगा तभी तो इसका असेसमेंट करोगे, भूल गए। हाँ तो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर हमारा। अब बात हम कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से रेलेवेंसी हम लोग देखते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में आपने 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे किए होंगे तो आप क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट। पहला कंडीशन ये कहता है। फिर दूसरा कंडीशन है, आपने बोला कि देखो हम 60 डेज इंडिया में थे लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि हमारा इंडिया में रहना थोड़ा कम होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है इंडिया में तुम्हारा कम रहना होता है, तुम कितने दिन रहे हो, तो उन्होंने बोला 60 दिन। तो चलो तुम्हारे लिए एक और कंडीशन चेक करते हैं कि क्या तुम पिछले 4 साल में इस प्रीवियस ईयर से पिछला 4 साल, अगर ये प्रीवियस ईयर 22-23 है तो इस प्रीवियस ईयर को छोड़कर इसके पिछले 4 साल कौन सा होगा, बोलो। 19-20, 20-21, 21-22, सॉरी एक और हमारा छूट गया, और 21-22 और 18-19, बोलो। तो ये 4 साल, अगर इन 4 सालों को मिला करके इस साल को छोड़ देना, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 साल अगर आपने 365 डेज मिला करके रहे होंगे ना, आपने प्रीवियस ईयर में कितना दिन स्टे किया इंडिया में, 60 डेज, और इस 4 उसके प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। इमीडिएटली कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी साल गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 18-19 में थे और 19-20 में एक दिन भी रहे नहीं, वो अलग सी बात है। ठीक है, आप 18-19 मतलब 21-22 से अगर आप ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि 20-21 से लेना शुरू कर दिया और 17-18 कर दिए अंतिम में, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग का कहने का मतलब ये हुआ कि 21-22, 20-21,
19 20 18 19 और 17 18, ये 4 साल हुए, ये 5 साल हुए आपके। तो ये 4 साल आपको देखने हैं। ऐसा नहीं कि आप इस साल को छोड़ देते हो और उसके बाद इन 4 साल का देखोगे, तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आपने जो डिटरमाइन किया होगा, हो सकता है वो गलत हो जाए। ठीक है, बात हाँ। समझे कि नहीं? तो चलो, हम इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कहने का मतलब, यानी इस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली 4 पुराने साल, तो क्या होंगे? 22 23 21 22 21 और 22। तो क्या बोला मैंने? पहला कंडीशन ये है, अगर प्रीवियस ईयर में आपने, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज आपने स्टे किया इंडिया में, चाहे ये 182 डेज कंटिन्यूअस पीरियड में हो, मतलब मान लिया 60 दिन रहे, फिर 4 दिन का गैप हो गया, फिर 60 दिन रहे, अगर ऐसा करके आप रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो हमारी बात? अगर ऐसा करके आपने रहा कि ऐसा कंटिन्यूअस 182 डेज रहना जरूरी नहीं है, आपको ओवरऑल दिखाना पड़ेगा कि आप 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे थे, 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे कर रहे थे। तो आपका ये नहीं दिखाना है कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस पीरियड की कहीं पे बात की गई है एक्ट में? नहीं। जब की ही नहीं गई है तो क्यों हम रेलेवेंसी दें उसको, हम क्यों फैक्ट बनाएं उसे, वो हमारा फैक्ट ही नहीं है। तो हमें क्या देखना है कि 182 डेज, चाहे वो आप एक एक दिन गैप करके रहो या कंटिन्यूअस पीरियड के लिए रहो। पहला कंडीशन कि 182 डेज और मोर रहो आप इंडिया में। फिर दूसरा कंडीशन अगर बोला कि ठीक है 182 डेज की जगह आपने 90 डेज इंडिया में रहा, तो चलो 90 डेज रहे ना, तो अब इस साल से लेकर के इस पीरियड को छोड़ के, यानी 22 23 को छोड़ करके इसके पिछले 4 साल, इस इमीडिएटली प्रीसीडिंग का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इसमें अगर आपने 365 डेज और मोर रहे हो, तो क्या कहलाएगा वो? तो भी आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। बात हमारी समझ में आई? रेसिडेंशियल स्टेटस की बात आपको समझ में आई? कैसे डिटरमाइन करोगे क्या आप रेसिडेंट हो या नहीं हो? चलो एक कॉन्सेप्ट देता हूँ थोड़ा। मान लो एक व्यक्ति है, क्या है? मान लो एक इंडिविजुअल है जो इंडिया में 200 डेज रहता है, 220 दिन था। कब? 22 23 में। तो क्या वो 23 24 में रेसिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बताओ आप। कहलाएगा। बिल्कुल होगा। अगर यही व्यक्ति सिर्फ 60 डेज होता, सॉरी मान लो 172 डेज है इंडिया में स्टे किया 22 23 में, और इससे पहले का कोई डिटेल्स नहीं दिया है, नो डिटेल्स, तो नॉन रेसिडेंट हो। तो अगर नहीं दिया है तो हम लोग नॉन रेसिडेंट मान के एज्यूम करके क्वेश्चन बनाएंगे। अगर नहीं दिया है तो इन जनरल क्या होता है? दिया होता है। तो अच्छा सुनो, एक और क्वेश्चन लो। मान लो आप इंडिया में 97 डेज थे। कब? 22 23 में। और आप 460 दिन 467 डेज थे। कब? 2017 से लेकर के 2022 तक। तो अब बताओ क्या आप रेसिडेंट कहलाओगे? आपको 23 24 में आप एसेस कर रहे हो, तो आप बताओ ये व्यक्ति 22 23 में रेसिडेंट कहलाएगा या नॉन रेसिडेंट कहलाएगा? 97 डेज है वो। हाँ ये 97 डेज है। रेसिडेंट कहलाएगा। और कोई ऑप्शन अपना देना चाह रहे हो? बताओ। रेसिडेंट होगा। चलो ठीक है रेसिडेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 22 23 में कितने दिन स्टे किया है? 97 डेज, जो कि 60 डेज से ज्यादा है, पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किया, लेकिन दूसरा कंडीशन में एक कंडीशन फुलफिल हुआ। अब नेक्स्ट प्रीवियस 4 ईयर्स में देखेंगे क्या, अगर रेलेवेंट प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आप 4 साल में कंसीडर करोगे और उस 4 साल में देखोगे भाई 365 डेज से ज्यादा रहा है, तो बोलोगे यस, तो ये क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। बात हमारी समझ में आई? नहीं आई? चलो यहाँ तक क्लियर है? कोई समस्या? बोलो। चलो एक और कंडीशन लो। या सुनो, यहाँ है 56 डेज और यहाँ है 349 डेज, सॉरी 375 डेज। अब बताओ ये रेसिडेंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ऑफ कोर्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने पहला कंडीशन फुलफिल किया ही नहीं, दूसरा कंडीशन हम नहीं देखेंगे। जब तक ये फुलफिल नहीं होगा तब तक इस पे हम नहीं बढ़ेंगे। जब ये फुलफिल होगा उसके बाद ही ये फुलफिल होगा। पहले हमको पहला कंडीशन देखना है, उसके बाद हम रेलेवेंट प्रीवियस 4 ईयर को देखेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बात हमारी समझ में? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़ते हैं आगे हम। एक इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल सबसे पहले या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। अगर रेसिडेंट है
तो रेसिडेंट में भी दो तरह के रेसिडेंट होते हैं। कैसे? एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जो रेगुलर रह रहे हैं, और एक ऐसे जो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो इसके लिए भी हमारा कंडीशन डिटर्मिनेशन कहाँ से होता है? ये हम लोग कहाँ से डिटरमाइन करते हैं? 6(6)(a) में। ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल, चाहे आप हो या मैं हूं या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति हो, लेकिन इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर उसके हमें रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो उसके लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल है। अगर रेसिडेंट है, ये प्रूव हो गया कि ये एलिजिबल है कंडीशंस के लिए, इसमें प्रूव हो गया कि ये रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो क्या वो रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है? इसको हम लोग प्रूव कहां से करते हैं? इसको हम लोग चेक कहां से करते हैं? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन ए, सॉरी सॉरी, सेक्शन 6(6)(a). अच्छा, ठीक है, बात हमारी समझ में आई। अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ये हम लोग चेक कहां से करेंगे? सेक्शन 6(6)(a) के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। 22-23 से प्रीवियस 10 ईयर कौन सा होगा? 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22। 5 और 5 10 साल। अगर इस 10 साल में 9 साल कम से कम, मिनिमम मिनिमम 9 साल क्या रहे आप? नॉन रेसिडेंट, एनआर रहे हो। क्या रहे हो? एनआर, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कहने का मतलब समझ रहे हो ना हमारा? ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का लिखा था, इन दोनों में से कोई भी फुलफिल कम से कम 9 साल तक नहीं किया जाना होना चाहिए। तो बचेगा कितना इसके पास दिन? 365 डेज ओनली। अब इस 365 डेज में इसको किसी भी प्रकार से या तो 182 डेज और मोर रह ले, फिर क्या कहलाएगा? एनओआर। रेसिडेंट तो कहलाएगा लेकिन एनओआर कहलाएगा। नहीं समझे? चलो एक बार वापस से रिपीट करता हूं मैं। देखो प्रोविजन क्या कहता है 6(6)(a) का? एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट, क्या है भाई? आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हो, यानी रेसिडेंट हो, तभी आप जाओगे किसको चेक करने? क्या आप रेसिडेंट? ये वाला कंडीशन जो है ना, जब तक सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 फुलफिल नहीं होगा तब तक इस पे नहीं आओगे, ये बात याद रखना। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 फुलफिल कर चुका है। प्रोविजन ये कहता है हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 6(1) शैल क्वालिफाई एज रेसिडेंट। क्या कहलाओगे आप? रेसिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसी को मैंने क्या लिखा? एनओआर। इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन, किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल किया ना आपने, तो आप क्या कहलाओगे? एनओआर। पहला कंडीशन क्या है उसमें? सुनो, पहली बात क्या कहता है? इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया। क्या कितने दिन रह रहे हो आप? 729 डेज और लेस, या तो 729 दिन या उससे भी कम। कितने दिनों में? ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। तो पहला कंडीशन क्या कहता है? आपके लिए अगर 22-23 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है तो आपके लिए 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्या कौन सा हो जाएगा? 15 से 22, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 7 साल हुए। कोई दिक्कत? तो इस 7 साल में आपने कितने दिन स्टे किया होना चाहिए? या तो 729 डेज या 720 डेज या 400 डेज या 500 डेज, दैट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन अगर 730 दिन हुआ तब आप एनओआर नहीं कहलाओगे, तब क्या कहलाओगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आरओआर का कंडीशन फुलफिल कर लेना। बात हमारी समझ में आई? पहला कंडीशन ये है। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि या अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर रहे हो किसी प्रकार से, चलो नहीं कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 है तो इसका पास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 10 पास्ट ईयर्स कौन सा होगा? 10 साल। इससे इससे पहले 10 साल कौन सा होगा? 12 से 22, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 21, 22, ये पूरे 10 साल। 10 के 10 साल आप क्या करोगे? इसमें चेक करोगे क्या आप व्हाट इफ आप क्या कितने दिन? 9 ईयर्स, कम से कम एटलीस्ट 9 ईयर्स क्या हो? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मतलब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का कंडीशन फुलफिल नहीं किए हो। कितने साल? 9 साल तक। 9 सालों तक अगर आपने 9(1) का कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, इसका मतलब आप क्या हो? एनओआर। कम से कम, यहाँ पे एटलीस्ट की बात की जा रही है, ये याद रखना। चलो इसी को हम समराइज कर देते हैं आपके लिए। कैसे समराइज करते हैं सुनना, देखना ध्यान से। मैं समराइज करके क्या बोल रहा हूँ? एनओआर के लिए आपके पास दो कंडीशन, याद करने के लिए बस। इमीडिएटली
preceding the relevant previous year। क्या है कंडीशन? इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया हो? फर्स्ट कंडीशन। हाँ, फर्स्ट कंडीशन क्या है? लास्ट 7 ईयर्स। क्या है? लेस देन और इक्वल टू 729 डेज स्टे किया हो आपने। और दूसरा कंडीशन क्या है? क्या लिखा है? लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स में 9 साल या उससे ज्यादा एनआर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट फॉर 9 ईयर्स और मोर। 10 साल में नॉन रेसिडेंट रहे हो 9 साल या उससे ज्यादा, या 7 साल में पिछले 7 लास्ट 7 ईयर्स। यहाँ तो लिखा ही नहीं। लास्ट 7 ईयर में इसको ऐसे कर लो, लास्ट 7 ईयर्स में 729 डेज और लेस स्टे किए हैं। ठीक है, बात समझ में आई हमारी? नहीं आई? यही है इस इतने बड़े बड़े वर्डिंग्स का बस इतना छोटा सा मतलब। कोई दिक्कत? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में मैंने आपको 2 कंडीशन बताया। क्या बताया? रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए इंडिविजुअल को क्या 2 कंडीशन फुलफिल करने के लिए 2 कंडीशन है। आप रेसिडेंट हो नहीं हो उसको चेक करने के लिए 182 डेज और मोर, ये वाला एक पहला कंडीशन बताओ। और 60 डेज एंड 60 डेज के साथ एंड लगा हुआ, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बात समझ में आया? ये है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां ये वाला कंडीशन नहीं लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल केसेस, जहां ये अप्लाई नहीं होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए ये 4 स्पेशल, ये सॉरी 4 बोल रहा हूं, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, वो आखिर क्या कहते हैं। देखें, चलो देखते हैं। सुनना, प्रोविजन क्या है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ये आपका स्पेशल पॉइंट जो मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर आप पीरियड ऑफ स्टे कंटिन्यू काउंट कर रहे हो वो कंटिन्यूअस हो, ये जरूरी नहीं है। लगातार आप स्टे करो इंडिया में, जरूरी नहीं है। इंडिया में दरभंगा में रहो या पटना में रहो या दिल्ली में रहो या मुंबई में रहो या कोलकाता रहो या चेन्नई रहो, फर्क नहीं पड़ता है। आप इंडिया के में हो या इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में रहो। अच्छा, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कहाँ तक है? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया मतलब हर एक कंट्री है ना, उन्होंने पानी में भी कब्जा कर रखा है, बोला भाई यहाँ तक पानी मेरा है। तो क्या है वो? टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं उसको, टेरिटोरियल वाटर्स। वो टेरिटोरियल वाटर्स, सुनो, टेरिटोरियल वाटर्स कहाँ तक इंडिया का एक्सटेंड करता है? इसका एक्सटेंड कहाँ तक है बताइएगा, किसी को पता है? 12 नॉटिकल माइल्स। क्या बोलते हैं इसको? 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है। और ये वन, अच्छा ये अच्छा देखो, वाटरवेज के डिस्टेंस को जो है ना नॉटिकल माइल्स में हम लोग कंप्यूट करते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सड़क पे किलोमीटर में करते हैं ना, रोड पे, लैंड पे, तो उसी तरह से वाटरवेज में नॉटिकल माइल्स हम लोग कवर करते हैं। ये 1 नॉटिकल माइल्स कितने के डिस्टेंस? 1.82 किलोमीटर, 852 सॉरी 82 नहीं 852 किलोमीटर के इक्वल होता है। ये आप याद रखोगे, ये वैल्यू हो सकता है कभी ये दे और ये ना दे, तो ये आप याद रखना, छोटा सा वैल्यू है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है। क्या है? 1.852 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। मतलब ये है ना इंडिया का नक्शा। नक्शा रहने दीजिए, थोड़ा चल चलो हाँ ठीक है, मजाक उड़ा दिए थे तुम लोग तो, हंसी आ रही है। मेरा भाई भी रोटी ऐसे ही बनाता है। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं बना पा रहा है, ये बोल रहे हो? बनता है लेकिन अभी उतना अच्छा से नहीं बनता। इतना अच्छा भी नहीं बना के
देखो झूठ क्यों देखो बोलता है? देखो देखो देखो, ये है ना, तो इंडिया का ये है, मतलब ये है टेरिटरी। यहाँ तक वो क्या है, लैंड है। अगर यहाँ तक लैंड है ना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर टेरिटोरी, यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल होता है, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल अगर यहाँ होता है, अगर यहाँ से 12 नॉटिकल माइल यहाँ होता है, तो ये सारा क्या कहलाएगा, इंडिया है। ये पूरा क्या है, इंडिया है। ये पूरा क्या है, इंडिया है। यहाँ तो खैर कंट्री है कुछ कुछ, या नहीं। तो ये सारा हमारा जो समुद्र है जहाँ भी, वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, इंडिया है। इधर भी उसी तरह से ये सारा क्या है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स, ये 12 नॉटिकल माइल्स क्या है हमारा, वाटरवेज में हमारा क्या है, वो आपकी जमीन है, आपका अधिकार है। देखो भाई कितना गंदा सा बना है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर, जो बोट वोट या शिप है, कंटेनर वाला, चाहे क्रूज है, कोई भी लेकर के एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। इन जनरल क्रूज तो नहीं, लेकिन कंटेनर शिप तो जाता है। वाटरवेज इज द ओनली। और 6 जून 2018 को इन्होंने डिपार्ट किया मुंबई पोर्ट से, साइन ऑफ किया। और सीडीएस में ये डेट है, ये सीडीएस का डेट है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज, सीडीसी का ये डेट है, सॉरी, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ये डेट एंटर है कि हाँ भाई, इस व्यक्ति ने इस दिन क्या किया है भाई, आप साइन ऑफ किए, सॉरी आप क्या बोलते हैं उसको, शिप को ज्वाइन किए, शिप को ज्वाइन किया हो ये 6 जून को। और आप साइन ऑफ कब किए हो, शिप से कब आए हो वापस, 9 दिसंबर 2000, 9 दिसंबर 2018। साइन ऑफ किया आपने। अब क्या करोगे, अब आपको चेक करना है क्या ये पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे। सेलर है, बिल्कुल सेलर है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया बाउंड शिप है, इंडिया के शिप है, इंडिया के शिप है, बिल्कुल सही है। और ये फॉरेन बाउंड है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो सिंगापुर जा रहा है। अब और भी क्वेश्चन में दिया था, इफ हिज स्टे इन, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, असेसमेंट ईयर 1920 का, असेसमेंट ईयर 1920 के हिसाब से आपको क्या निकालना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपकी बात ये कह रही है, इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स, इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स, कब, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन स्टे किया है ये, 400 साल, 400 डेज, सॉरी 400 ईयर्स नहीं, 400 डेज। अब आपको ये बताना है क्या ये व्यक्ति रेसिडेंट होगा या नहीं होगा। तो मैंने बोला चलो चेक करते हैं। तो मैंने बोला क्या ये इंडिया में 182 डेज रहा है या नहीं, क्योंकि पहला हमें रूल 6 सब सेक्शन, हमें सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का रूल क्या कहता है कि भाई आप इंडिया में रहो, 182 डेज रहो या उससे ज़्यादा रहोगे, तभी अगर आप सेलर हो तो उसके लिए आपको पहला कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, इंडिया में आप 182 डेज और मोर रहोगे। तो 182 डेज क्या होते हैं ये, तो देखोगे कि ये दोनों डेट तो एक्सक्लूड कर दो। अब बताओ आप, रेसिडेंट होगा रेसिडेंट, रेसिडेंट होगा, बिल्कुल होगा, बोलो होगा। चलो देखते हैं रेसिडेंट होगा कि नहीं, देख लें। हमारा टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2018 से कहाँ तक चलेगा, 31 मार्च 2019। कोई दिक्कत। अप्रैल में पूरा 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में बताओ कितने दिन, जून में कितने दिन रहा है इंडिया में, जून में 24 दिन। हाँ 6 जून से आया ना। हाँ, तो 6 जून से वो शिप पे है, 6 पे, अगर 6 से शिप पे गया तो 6 दिन लेंगे। क्यों, क्योंकि शिप पे जब से जाएगा ना, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इस 6 जून को एक्सक्लूड करते हैं, और जिस दिन साइन ऑफ किया है 9 दिसंबर, इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो 6 जून के बाद जून खत्म, जुलाई खत्म, जून के बाद जून में 6 दिन, जुलाई में नील, अगस्त में नील, सितंबर में नील, अक्टूबर में नील, नवंबर में नील, और दिसंबर में बोलो, दिसंबर में बोलो, साइन ऑफ के डेट को काटो, फिर बचा कितना दिन, दिसंबर में कितने दिन बचे, 22 दिन, नहीं, फिर दिसंबर के बाद जनवरी में कितने दिन, 31, फरवरी में 28, और मार्च में 31। बताओ कितने दिन हुए, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 8 19, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16 और 1 17, 179 डेज। कितना दिन इंडिया में रहे भाई,
ये पर्सन इंडिया में कितना दिन रहा है? 129 डेज बस। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ यार, हमने कुछ गलत कैलकुलेट तो नहीं कर लिया? रूल 126 क्या कहता है? हम लोग जो डेट निकालेंगे तो उसमें इसको और इसको दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। मैंने यहाँ गलत लिखा है, यहाँ 5 डेज होगा। अब निकालो, अब ठीक है। 5 1 6, 2 8 9 17 और 18, 178 डेज। इंडिया में कितने दिन रहा है ये? 178 डेज। अब बताओ क्या ये क्या ये पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है? आप बताइएगा आप मुझे, आप लोग बताओ मुझे, इंडिया में ये रेसिडेंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि 178 डेज ये स्टे किया है ना। 182 डेज और मोर का कंडीशन फुलफिल करना था। ऐसा आपको 60 डेज वाला कंडीशन तो सेलर के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता है। होता है क्या एप्लीकेबल? नहीं होता है। तो फिर बस इतनी सी कहानी है आज की। कंट्री से निकला, महीनों लग जाते हैं, हो सकता है कभी 2 4 महीने 6 महीने लग जाए, और वहां जाकर के स्टे करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोटोकॉल फुलफिल करो, उसके बाद उस शिप को लेकर के वापस इंडिया आओ। तो इस सब में हो जाता है कभी कभी क्या, कि कभी 6 महीने निकल गए, कभी 7 महीने निकल गए, कभी साल भर भी लग गए एक कंसाइनमेंट को फुलफिल होने में। 1 2 महीने जाने में लग गया, 1 2 महीने वहां क्लियरिंग में लग गया, क्लियरेंस में दुनिया जहान की प्रोटोकॉल्स फॉलो करने में लग जाता है समय। तो उनके लिए ना एक कंडीशन है, क्या? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर, बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप लीविंग इंडिया। मतलब कोई ऐसा शिप है जो इंडिया से रवाना हो रही है दूसरे कंट्री के लिए, इंडिया में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से दूसरे कंट्री के लिए रवाना हो रही है, और वैसे कंडीशन में सेलर का अगर हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हमें एक कंडीशन फुलफिल करना होना जरूरी है। वो जरूरी क्या है वो ये सुनो। सेक्शन 6 सबसेक्शन प्रोवाइड्स 2 कंडीशंस। कंडीशन क्या है? या तो 182 डेज और मोर स्टे करो इंडिया में, और दूसरा अगर आपने 182 डेज स्टे नहीं किया तो कम से कम 60 डेज ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टे करो, और उस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीवियस 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर स्टे करो। लेकिन सेलर के केस में ऐसा नहीं होता है। सेलर के केस में क्या है, सेकंड कंडीशन को क्या किया गया, एप्लीकेबल नहीं माना गया। तो कहने का मतलब है अगर कोई सेलर है जो इंडिया लीव कर रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू, क्रू मेंबर है, चाहे वो किसी भी बैठा है, अब जा रहा है दूसरे कंट्री के लिए, वो शिप रवाना हो रही है, तो उसके लिए एक कंडीशन लागू होगा। कौन सा वाला? पहला वाला। और पहला कंडीशन क्या कहता है? An Indian citizen living in India as a member of crew of an Indian ship shall be treated as resident only if he stayed in India for 182 days or more during the relevant previous year, and the period of stay shall be determined in the manner prescribed by CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं उसको, CBDT को। चलो देखो सेलर के लिए, देखो के सिटीजन हो और आप इंडिया के किसी शिप के लिए, शिप में काम कर रहे हो किसी भी क्रू मेंबर के तौर पे, और आप इंडिया लीव कर रहे हो, ठीक है, किसी फॉरेन बाउंड ट्रिप के लिए या फॉरेन बाउंड शिप के लिए, किसी काम के लिए, तो आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक होगा ना, वो पहली कंडीशन को फॉलो करेंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो पहला रूल था ना, क्या था कि आप इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे कर रहे हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो आप रेसिडेंट कहलाओगे, वरना रेसिडेंट नहीं कहलाओगे। बात हमारी समझे? हम्म, तो बताइए आप लोग हमारी कंडीशंस को समझे कि नहीं? अगर आप सेलर हो, इंडिया को लीव कर रहे हो, किसी इंडियन शिप में काम कर रहे हो क्रू मेंबर के तौर पे, तो आपको पहला कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। वो कौन सा वाला? कि आप इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे करते हो। और दूसरा रूल क्या था? कि स्टेड फॉर 60 डेज और मोर, ये वाला कंडीशन था ना। एंड 365 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस, ड्यूरिंग immediately preceding the relevant previous year, 4 ईयर, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन आपका लागू नहीं होता है। बात समझे? अगर आप सेलर हो तो। बात समझिए हमारी कि नहीं?
ठीक है। अब सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन किया, क्या मैंने बोला कि द पीरियड ऑफ स्टे शैल बी डिटरमाइंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी ने बोला रुको रुको रुको, इतना जल्दी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक कंडीशन बताता हूँ क्या कैसे आप फॉलो करोगे। वो उन्होंने रूल 126 प्रोवाइड किया। क्या कहता है रूल 126? टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टे in the cases, in such cases, the CBDT has recently issued Rule 126 of the Income Tax Rule 1962। हम लोग एक्ट के साथ रूल भी पढ़ते हैं और रूल में इन्होंने मेंशन किया, क्या है वो सुनो। रूल 126 provides that the period of stay in India shall not include the period commencing from the date entered into the continuous discharge certificate CDS in respect of joining the ship by the said individual and ending on the date entered into the CDC। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप। द वॉयज अंडरटेकन बाय द सेलर कैन बी फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। A CDC continuous discharge certificate is like an identity card for a sailor. Every sailor must carry this document while he is performing his duties on the ship. This document is an official and legal record of his sea experience. Date of joining is entered in the document when the sailor enters the ship for a voyage, and date of signing off is also recorded when the sailor exits the ship after the voyage. The master of the vessel signs the document each time a seaman is signed off from the vessel, certifying his experience on board. कहने का मतलब क्या हुआ? For the purpose of determining the residential status of sailor in the above cases, the period of stay, the time period starting from the date of entry and the ending with the date of signing off shall be excluded। कहने का मतलब क्या हुआ सुनो ध्यान से। अब बोला मैंने कि पीरियड ऑफ स्टे हम लोग डिटरमाइन करेंगे सीबीडीटी के रूल्स के हिसाब से, तो सीबीडीटी ने रूल प्रेस्क्राइब किया, क्या? रूल 126। और रूल 126 क्या कहता है? 2 दिन को एक्सक्लूड करना है। कौन सा? अच्छा, हर एक सेलर को क्या होता है हर एक सेलर के पास? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। क्या होता है? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अच्छा, इस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का काम क्या है? इस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिस दिन आप शिप पे गए, शिप से कहीं इंडिया के लिए रवाना हो गए, उसमें डेट मेंशन होगा, ठीक है भैया ये व्यक्ति आज इंडिया से रवाना हुआ है, और इस पे साइन होता है, जो भी अथॉरिटी होती है उसकी ऑथराइज सिग्नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद जिस दिन इंडिया में वो क्या लैंड करेगा शिप से इंडिया में जैसे लैंड करेगा ना, फिर इसी सीडीसी पे फिर अथॉरिटी साइन करेगी और बोलेगी ये इस दिन को प्रेजेंट हुआ है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में वापस लौट आया है। तो ये 2 दिन जो था ना सीडीसी पे, मतलब डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ एग्जिट। बात समझे हमारी? नहीं, 2 डेट को एक्सक्लूड करना है। क्या कहना है? एक्सक्लूड द डेट ऑफ एंट्री एंड एंडिंग डेट ऑफ साइनिंग ऑफ। ये कहता है रूल 126। एक क्वेश्चन सिर्फ एक, कोई भी एक, चलो देखते हैं। सेक्शन 668 इसकी बात करता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट है तो क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेगुलर रेसिडेंट है, मतलब हमेशा रहता है? अगर हमेशा रहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का। ये हमारा किसका कंडीशन है? एनओआर का, ठीक है, ये एनओआर का कंडीशन है। अगर एनओआर का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, मतलब मान लो कोई चीज हाँ है या ना है, अगर कोई चीज प्रूव हो गई कि ये चीज नहीं है तो दूसरा क्या ऑप्शन बचता है? हाँ, मान लो आपने कोई क्राइम या तो किया होगा या नहीं किया होगा, कोई तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने कोई क्राइम किया है, एक्सेप्ट हो गया, तो इसका मतलब आपने क्राइम नहीं किया। अगर आपने प्रूव कर दिया कि हमने क्राइम नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या हो यार, इनोसेंट हो? कैसे बेवकूफ हो, इनोसेंट भी नहीं बोलने आता है। सुनो, चलो इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। क्या है प्रोविजन सुनो सेक्शन 668 का। एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट एज पर सेक्शन 61, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रेसिडेंट है, सिर्फ और सिर्फ वही या तो आरओआर होगा या एनओआर होगा। अगर कोई रेसिडेंट है तभी हम लोग नेक्स्ट कंडीशन 66A को फॉलो करेंगे, वरना अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो हमें 66A चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 66A तभी एप्लीकेबल होगा जब तक सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग आप रेसिडेंट हो। पहली बात, shall qualify as resident but not ordinarily resident if he satisfies any of the following conditions। इन दोनों में से अगर आपने किसी एक को फॉलो कर लिया, किसी एक को प्रूव कर दिया, तो आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बस
इन दोनों में से किसी एक को फुलफिल किया, आप क्या कहलाओगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर्स और इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। वाह, क्या बोलता है? आपने इंडिया में स्टे किया होगा कितने दिनों के लिए? 729 डेज के लिए, या इससे कम, या तो 729 डेज और लेस, और मैक्सिमम 729 डेज हो सकता है। ऐसा क्या कह रहा है? 729 डेज। पीरियड ऑफ स्टे क्या होगा? पीरियड ऑफ स्टे अगर बोला जाए, पीरियड ऑफ स्टे अगर आपकी बात की जाए तो कितने दिन का होगा? ये 729 डेज या उससे कम होगा, ये कंडीशन। पीरियड ऑफ स्टे आप इंडिया में कितने दिन रहोगे? मैक्सिमम 729 दिन रह सकते हो, वरना उससे कम रहोगे तो ही जाकर के आप क्या कहलाओगे? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। लेकिन कितने दिनों में? ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर मान लीजिए आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 है, क्या है? 22-23 आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। तो इससे 7 साल 7 प्रीवियस ईयर्स कौन सा होगा? बोलो, 15 से 22। 15 कोई दिक्कत? तो 15 से 22 साल, 2015 से साल 2022 तक अगर आपने 729 दिन या उससे कम इंडिया में स्टे किया होगा, तब आप जाकर के कंडीशन फुलफिल कर पाओगे। किस चीज के लिए? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए। रेसिडेंट तो हो ही, लेकिन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो। बात समझ में आई? सेकंड कंडीशन क्या है? या तो ये फुलफिल कर लो या ये। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि आपने पिछले 10 साल में से कम 9 साल तक, कम से कम 9 साल तक क्या हो? नॉन रेसिडेंट हो। मतलब या तो आपने 182 डेज और मोर वाला कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, या तो नहीं, यानी दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं किया है। यानी कि 182 डेज और मोर ये वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं किया, और साथ में 360 डेज और 365 डेज ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स, ये वाला कंडीशन है। अरे 2 कंडीशन है ना रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, हाँ। रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए। या तो 182 दिन इंडिया में स्टे करो कम से कम, यानी 182 डेज और मोर। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, अगर आप पास्ट प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहते हो और उस प्रीवियस ईयर से 4 साल पहले 365 दिन अगर स्टे करते हो इंडिया में, तब जाकर के आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। लेकिन अगर आपने पिछले 10 साल में इन दोनों में से किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, फिर जाकर के आप क्या कहलाओगे? नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट नहीं, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। बात हमारी समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट है? वापस समझो। देखो, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? 729 डेज और लेस रहो इंडिया में ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस 7 ईयर जो है प्रीवियस, उसमें आप केवल 729 दिन रहोगे, इंडिया में स्टे करोगे। ज्यादा अगर रहेगा तो अगर उससे ज्यादा रहोगे तो आप क्या कहलाओगे? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। 730 दिन जैसे ही स्टे कर लिया ना आपने, तो क्या कहलाओगे? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यही लिखा है मैंने, सेकंड कंडीशन दिखा। बात समझ में आई हमारी? चलो, यहां तक क्लियर है। अब आओ आरओआर कैसे हम देखते हैं। इफ द इंडिविजुअल इन इंडिया, इफ द रेसिडेंट इंडिविजुअल डजंट कंप्लाई विद बोथ ऑफ द अबव कंडीशंस, इन दोनों को फुलफिल नहीं करते हैं, ही शैल क्वालिफाई एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इंडिविजुअल। आप कैसे कहलाओगे? अगर इन दोनों में से किसी को फुलफिल नहीं किया है आपने, तो क्या कहलाओगे आप? आरओआर। अब आरओआर का अपना पर्सनल कंडीशन भी क्या हो जाएगा? इसी को, इसके अलावा जो बचा ये कंडीशन बनता है। सुनो, पहला कंडीशन क्या है इसमें? कि इंडिविजुअल 729 दिन या उससे कम रहा हो 7 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और यहाँ आरओआर में क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल 729 की जगह 730 दिन है, ये कम से कम 730 दिन रहा हो, और यहाँ क्या है? मैक्सिमम 729 दिन रहा हो। किसने? 7 साल में। और यहाँ मिनिमम 730 दिन रहा हो या उससे ज्यादा रहा हो प्रीवियस 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पहला कंडीशन ये फुलफिल करना है, और दूसरा इसमें एंड का कंडीशन है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। कोई एक कंडीशन फुलफिल होगा तब आप आरओआर नहीं कहलाओगे। बात समझ रहे हो हमारी? नहीं समझ रहे हो? चलो ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल इज नॉन रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स। पिछले 10 साल में से आप कम से कम आप मैक्सिमम 8 साल तक क्या हो? नॉन रेसिडेंट हो। और यहाँ क्या है? पिछले 10 साल में मिनिमम 9 साल नॉन रेसिडेंट हो, और यहाँ मिनिमम 9 साल रेसिडेंट हो, और यहाँ मैक्सिमम 8 साल। यहाँ मिनिमम का कंडीशन है, यहाँ मैक्सिमम का कंडीशन है। यहाँ फर्स्ट वाले में भी मैक्सिमम 729 दिन है, और यहाँ मिनिमम 730 दिन है। बात समझ में आई? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो एक पल के लिए ना इसका डायग्राम बना के देखते हैं, चेक करते हैं, फिर समझ आएगा। कोई व्यक्ति, वापस से समझो।
हम चेक करने गए रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ आ गया ये हमारा रूल क्या है 6 और ए। ये कौन चेक करता है 6 ए, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखो, ठीक है। 6 सेक्शन 6 ए चेक करने का, सेक्शन 6 से क्या चेक करता है, आर हो आप या एनओआर हो। आर के लिए क्या कंडीशन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अगर आप इंडिया में स्टे कर रहे हो 730 दिन या उससे ज्यादा, कितने दिनों में, 7 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और दूसरी बात, नॉन रेसिडेंट हो, कम से कम नॉन रेसिडेंट हो फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, मतलब या तो 8 साल या उससे कम के लिए क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो, 7 साल के लिए नॉन रेसिडेंट हो आउट ऑफ पास्ट 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। फिर सेकंड कंडीशन है एनओआर के लिए, अगर एनओआर हो आप तो एनओआर अगर चेक करना है, आप एनओआर हो या आरओआर हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ फिर एनओआर हो सकते हो। तो एनओआर के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंडिया में स्टे करो 729 दिन या उससे कम आउट ऑफ 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और नॉन रेसिडेंट हो गया आप कितने दिनों के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स और मोर। नॉन रेसिडेंट कितने दिनों के लिए हो गए, मैक्सिमम 9 ईयर्स, मिनिमम 9 ईयर्स के लिए या उससे ज्यादा के लिए। अगर नॉन रेसिडेंट रहे तभी जाकर के आप क्या कहलाओगे, आउट ऑफ 10 ईयर्स, तभी जाकर के आप एनओआर कहलाओगे। बात हमारी समझ में आई, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। नहीं। अब यहाँ से सुनना, थोड़ा सा और है, एक चीज और है, क्या है इसमें, ये कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है वो सुनो। तो स्पेशल केस के लिए क्या है कंडीशन के, आप कब ट्रीट किए जाओगे इंडियन रेसिडेंट हो या नहीं हो, उसके लिए एक ही कंडीशन है जो हमने पहले बताया था कि फर्स्ट कंडीशन जो होता है ना 182 डेज और मोर, वो वाला कंडीशन सिर्फ और सिर्फ फुलफिल होना चाहिए। अगर दूसरा कंडीशन हो रहा है तो, अगर पहला कंडीशन फेल कर गया इसका मतलब आप इंडियन रेसिडेंट नहीं हो, नॉन रेसिडेंट मान के आपको एसएससी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल एसएससी माना जाएगा। तो हमने फर्स्ट में क्या देखा वो सुनो, क्या है, अब सुनो, वापस हमारी बात सुनो। स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल क्या कहता है, अगर आप इंडिविजुअल हो जो इंडिया को छोड़ रहे हो, क्यों, या तो इंडिया को छोड़ करके बाहर जाकर के फॉरेन में किसी दूसरे कंट्री में जाकर के आप न्यू बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो, या किसी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग गए हो, मतलब मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट में मान लो एक पल के लिए काम कर रहे हो, तो आपका ट्रांसफर इंडिया से अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, जहाँ भी उसका वर्किंग ऑफिस है, आपको वहाँ आपका प्रमोशन हुआ या कुछ भी हुआ तो आपको वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में हुआ, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हुआ अगर आप काम, या और एनी अदर वोकेशन आउटसाइड इंडिया, मतलब दूसरा वर्क पर्पस के लिए अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, यानी क्या हुआ, न्यू बिजनेस सेटअप करने जाओ, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाओ, प्रोफेशन के लिए जाओ, या किसी वोकेशन आउटसाइड इंडिया के लिए जाओ, मतलब दूसरा कोई भी काम करने अगर जाओगे ना आप, तो आपको फर्स्ट कंडीशन जो 182 डेज और मोर वाली है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रूव, अगर आप उसमें उस क्या बोलते हैं इस पैमाने पे खड़े उतरे तभी जाकर के आप रेसिडेंट कहलाओगे, यानी 182 डेज और मोर स्टे करोगे इंडिया में फिर ठीक है, अगर नहीं किए स्टे फिर क्या होगा, आप नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। यानी सेकंड कंडीशन जो था 60 डेज प्लस 365 डेज वाला, वो एप्लीकेबल इन तीनों पे नहीं होता है। दूसरा केस क्या है, उसी तरह से कोई भी इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर के तौर पे इंडियनशिप को छोड़ रहा है, किसी इंडियनशिप पे काम कर रहा हो क्रू मेंबर के तौर पे, और वो इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री जा रहा है, छोड़ के परमानेंटली नहीं जा रहा है, ये छोड़ के कैसे जा रहा है, आप इसको कहाँ जाना है, दूसरे कंट्री में किसी को लॉजिस्टिक्स पहुंचाने जाना है या किसी पैसेंजर को पहुंचाने जाना है, शिप पे काम करता है, जो भी काम है अपना वर्क से रिलेटेड जा रहा है। फिर इसका हम पीरियड ऑफ स्टे कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो सीबीडीटी का रूल 126 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 के अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये व्यक्ति कितना दिन स्टे किया है या नहीं किया है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाइड क्यूमुलेटिवली, अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीजन हो। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को डिस्क्राइब अच्छे से किया गया, क्या है वो सुनो। एक पर्सन इंडियन ओरिजिन माना जाएगा तभी सेक्शन 115C के अकॉर्डिंग। 115C क्या कहता है, अगर आप अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जन्म लिए हो, या आपके दोनों माता पिता में से कोई भी एक 15 अगस्त 1947 से जन्म लिए होंगे, या आपके दोनों या तो दादा या दादी दोनों में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में, दादा दादी नाना नानी कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे, तो आप क्या कहलाओगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन दोनों अलग बात है। पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन कैसे कहलाओगे, उसका अलग कंडीशन है, लेकिन इंडियन ओरिजिन कैसे कहलाओगे, उसके लिए कंडीशन क्या है, बोलो। इंडियन ओरिजिन के लिए सेक्शन 115C है, और सेक्शन 115C क्या कहता है, आप अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जन्म लिए हो, या आपके मम्मी पापा 15 अगस्त 1947 से पहले जन्म लिए हो इंडिया में, या आपके दादा दादी नाना नानी कोई भी एक
कोई भी एक अगर इंडिया में जन्म लिए हो 15 अगस्त 1947 से पहले, तो आपको क्या माना जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर ये 3 कंडीशन, और आप कहाँ आ रहे हो? इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और आप बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया काम करते हो, जो भी है, और इंडिया आप घूमने फिरने के लिए गर्मियों की छुट्टी में मजे करने आए हो, ऐसा समझ लो। तब जाकर के आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर ये 3 कंडीशन में फॉल करते हो आप, इन तीनों में से किसी एक कंडीशन में आप क्या करते हो? फॉल करते हो, किसी भी एक कंडीशन में आप रुकते हो, किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, फिर आप क्या होगा? आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन लगेगी रेसिडेंशियल स्टेटस की। वो क्या है? कि आप 182 डेज या मोर इंडिया में रहोगे ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर इसके अलावा अगर आप 182 डेज और मोर नहीं रहते हो किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन को लेकर के, तो आप इंडियन रेसिडेंट नहीं कहलाओगे। क्या कहलाओगे? नॉन रेसिडेंट। यानी हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना होता था, जनरल रूल ये कहता है। तो जनरल रूल में 182 डेज और मोर, और 60 डेज प्लस 365 डेज वाला कंडीशन था। तो ये सेकंड कंडीशन जो था हमारा 60 डेज प्लस 365 डेज वाला, वो कंडीशन इन 3 केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बात हमारी समझ में आई? आप लोगों को नहीं आई? देखो यहाँ क्या था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था। इस वर्ड को हमारे पास डिफाइन नहीं किया गया था, तो हमने डिफाइन किया। सेक्शन 115C क्या कहता है? डिफाइन करता है कि कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब कहलाएगा। अ पर्सन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। इन 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करो, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाओगे। या तो आप अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होगे, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले बॉर्न हुए होगे। 14 अगस्त 1947 को आपको जन्म रहा होगा ना। अगर 14 अगस्त 1947 को आपका जन्म रहा होगा, तो भी आप क्या कहलाओगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या तो आपके मम्मी पापा में से कोई भी एक अगर 15 अगस्त 1947 से पहले उनका जन्मदिन है, ठीक है, तो भी आप क्या कहलाओगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल ना कर पाओ, तो तीसरा कंडीशन भी गवर्नमेंट ने दिया। क्या बोला? कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, अलाइव है या नहीं है, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो लोग क्या अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले उनका जन्मदिन है, तो फिर क्या कहलाओगे? तो फिर वो लोग क्या कहलाएंगे? तो आप क्या कहलाओगे? आप भी क्या कहलाओगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बताओ, कोई समस्या?